प्रमोद जी, आपका स्वागत है जनतंत्र टीवी पर। आ रहा है? प्रमोद जी, मेरी आवाज़ मिल रही है आपको? हाँ, आपकी आवाज मिल रही है। मेरी आवाज आपसे मिल रही है? हाँ जी, आपका स्वागत है जनतंत्र टीवी पर प्रमोद जी। धन्यवाद। और खुशी है कि आपका राज्य कोरोना महामारी के इस जंग में काफ़ी बेहतर परफॉर्म कर रहा है और अभी तक आपने बहुत ही अच्छा एक टारगेट अचीव किया है महामारी से लड़ने के मामले में, तो इसके लिए आपको बधाई। और इसके थैंक यू। साथ ही इस महामारी के चलते जो आपको दिक्कतें हो रही हैं टूरिज़्म के क्षेत्र में, इकोनॉमी के मामले में, माइनिंग के क्षेत्र में, इस पर हम आपसे थोड़ा विस्तार से बातचीत करेंगे। और सबसे पहले जी तो हाँ। हम यही चाहते हैं कि आप बताएं कि इस महामारी के चलते आपका जो एक्सचेकर पर कितना बर्डन आया है जो कि अनएक्सपेक्टेड है। इस कोरोना की महामारी में अभी वैसे स्टेट के रेवेन्यू पे यानी 80% ड्रॉप डाउन हो चुका है हमारा जीएसटी कलेक्शन, हमारा वैट कलेक्शन, और इसी के वास्ते ढेर सारा बर्डन स्टेट के एक्सचेकर पे आ चुका है। इसीलिए हम कहते हैं कि जो माननीय पंतप्रधान मोदी जी ने जो गरीब कल्याण पैकेज 1, गरीब कल्याण पैकेज 2 और द सेकेंड जो 20 लाख करोड़ की जो राहत सभी सेक्टर में, इंडस्ट्री से एमएसएमई सेक्टर में, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में, हाउसिंग सेक्टर में, इसी सभी सेक्टर में जो राहत दी, इसी का बहुत अच्छा फायदा गोवा के सभी सेक्टर में, सभी इंडस्ट्रियलिस्ट, सभी बिजनेसमैन, सभी लोगों को, अच्छी एग्रीकल्चर सेक्टर में इन सभी लोगों को राहत मिल सकती है। प्रमोद जी, गोवा को लेके देश के बाकी हिस्सों में एक अलग तरीके का अट्रैक्शन रहा है और बहुत कम लोगों को पता है कि गोवा में भी मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है और बीपीएल कार्ड होल्डर भी हैं। देश के बाकी राज्यों के लोग यही जानते हैं कि गोवा ग्लैमर के लिए जाना जाता है, गोवा अपनी कल्चरल हेरिटेज के लिए जाना जाता है, गोवा में मौज मस्ती के लिए पूरी दुनिया से लोग जाते हैं। आज की स्थिति में इस महामारी के वजह से गोवा के टूरिज्म पर कितना इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है आपको? जी, आपकी बात बहुत सही है कि गोवा हमेशा पूरी दुनिया भर में यानी टूरिज्म के लिए जाना जाता है। गोवा माइनिंग के बारे में जाना जाता है। गोवा फार्मा इंडस्ट्री में देश में चौथे नंबर पे है, जो फार्मा ड्रग्स प्रोड्यूस करने में चौथे स्थान पे है। गोवा में एग्रीकल्चर सेक्टर में भी लोग हैं, जैसे कि गोवा कोस्टल बेल्ट में है, उसी तरह से गोवा रूरल बेल्ट में एग्रीकल्चर इकोनॉमी के भी ऊपर डिपेंड है। आज भी गोवा में एपीएल, बीपीएल, रेशन कार्ड होल्डर्स उतनी ही तरह से गोवा में है, और उन्हीं को राहत जो है माननीय मोदी जी के पैकेज से उन्हीं को भी राहत मिली है। जैसे आपने कहा कि माइनिंग के बाद हमारी टूरिज्म इंडस्ट्री, हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री सबसे बिगेस्ट इंडस्ट्री है, और आज कोविड के महामारी के अंतर्गत यानी 22 मार्च से लेकर आज तक ये टूरिज्म इंडस्ट्री पूरी कोलैप्स हो चुकी है। जो टूरिज्म इंडस्ट्री पे सभी डिपेंडेंट थे, जैसे कि होटल बिजनेस और बाकी वहाँ पे जो लोग काम करते थे, बाकी शैक्स, टूरिज्म रिलेटेड एवरीथिंग, यानी कोस्टल लेवल पे जितने सारे एक्टिविटीज चलते थे वो सभी एक्टिविटीज आज के दिन बंद है। और अभी तक हमें आगे मालूम नहीं है कि इंटरनेशनल टूरिस्ट या नेशनल टूरिस्ट कब गोवा में आएंगे, ये अभी तक हमें मालूम नहीं है। जबकि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर आज के दिन तो टूरिज्म मिनिस्ट्री सेंट्रल ने डिसाइड नहीं कर पाई है, क्योंकि कोविड की महामारी अभी तक चल रही है। हमारी कोशिश यही है कि पहले गोवा कोरोना मुक्त राज्य था, और आज सभी हमने बाकी लोगों को आने के लिए खुला कर देने के वास्ते फिर से एक बार गोवा में 8 केसेस पॉजिटिव हो गए हैं। 8 के 8 दे आर इम्पोर्टेड फ्रॉम द अदर स्टेट, यानी कि एक 6 केसेस फ्रॉम द महाराष्ट्र, द 1 केस इज फ्रॉम द गुजरात एंड 1 इज द सीफेरर फ्रॉम द फॉरेन कंट्री। लेकिन एक बात सही है कि हम ये केसेस सभी 8 केसेस भी यहाँ पे पॉजिटिव हो गए, तो फिर भी यानी यहाँ के सभी केसेस जो है कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं है, क्योंकि जो लोग आते हैं उन्हें हम इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में रखते हैं, उनके टेस्ट करते हैं, और टेस्ट करने के बाद ही नेगेटिव आ गए तो ही उन लोगों को हम वापस घर भेज देते हैं, नहीं तो उनको पॉजिटिव आए तो उन्हें कोविड हॉस्पिटल में वापस से शिफ्ट कर देते हैं।
प्रमोद जी, जिस तरह से बाकी राज्यों से डिमांड आ रही है, ख़ासतौर से होटल इंडस्ट्री की तरफ से, और कि गोवा में भी शायद इस तरह की बात उठ रही होगी कि जीएसटी और जो बाकी टैक्सेज हैं होटल पर, उसको कम किया जाए इस महामारी की वजह से, दोबारा ट्रैक पर लाने के लिए इस इंडस्ट्री को। तो क्या आप भी इस बात के पक्षधर हैं कि गोवा में भी जो होटल उद्योग में लगे हुए लोग हैं उनको इस तरह की रियायतें दी जानी चाहिए, कि जीएसटी कम की जानी चाहिए, बिजली का रेट कम करना चाहिए, और भी तमाम रियायतें जो हैं वो दे के फिर से उस होटल इंडस्ट्री को खड़ा करना चाहिए गोवा में? एक बात तो आपकी सही है कि देयर इज अ कंटिन्यूअसली प्रेशर फ्रॉम ऑल द इंडस्ट्री, नॉट ओनली फ्रॉम द होटल इंडस्ट्री बट इट इज आल्सो फ्रॉम द एमएस टूरिज्म इंडस्ट्री की पूरे सभी सेक्टर्स में जितने सारे लोग हैं उनसे प्रेशर आ रहा है कि एमएसएमई सेक्टर में जितने सारे लोग हैं, प्रोडक्शन सेक्टर में जितने सारे लोग हैं, बाकी सभी सेक्टर्स में जितने सारे लोग हैं, उन सभी से कंटिन्यूअसली प्रेशर आ रहा है कि उन्हें राहत दी जाए। तो वो राहत जीएसटी में हो जाए, वो राहत तो पानी बिल में हो जाए, वो राहत इलेक्ट्रिसिटी में बिल में हो जाए, जो कि स्टेट परव्यू में आता है। तो उसकी मैं बात कहूं तो समझो उन्हें राहत दे दिया तो स्टेट ट्रेजरी में जो कुछ रेवेन्यू आता है वो भी नहीं आ जाएगा। और रही बात जीएसटी की, वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट से उन्हें जो रिप्रेजेंटेशन आए थे सभी रिप्रेजेंटेशन हमने फाइनेंस मिनिस्ट्री के लिए भेज दिए हैं। उन्हें थोड़ी भी राहत मिल गई तो बहुत अच्छा होगा। फिर से एक बार टूरिज्म इंडस्ट्री और बाकी बिजनेस फिर से फ्लरिश होने के लिए उन्हें राहत की तो जरूरत है, लेकिन किस तरह से देना चाहिए वो हमें डिसाइड करना पड़ेगा। प्रमोद जी, थोड़ा हम आपसे पॉलिटिकल कुछ सवालों पर आपकी राय जानना चाहेंगे। हरियाणा के बाद अगर डिफेक्शन की पॉलिटिक्स सबसे ज़्यादा देखने को मिली है तो पिछले कुछ वर्षों तक गोवा में देखने को मिली है, और आपके सामने दो तरह के गवर्नेंस मॉडल रहे हैं। एक तो कांग्रेस की जो सरकारें रही हैं जिसमें दिगंबर कामत आखिरी शायद मुख्यमंत्री थे कांग्रेस के गोवा में, और दूसरी तरफ आपके सीनियर, आपके आइडियल मनोहर पर्रिकर जी की कार्यशैली रही है। जिस समय पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी गोवा में चल रही थी, बीजेपी की सरकार में भी मनोहर पर्रिकर जी की डेथ के समय, तो सब लोगों ने ये तय किया कि बाकी लोगों की तुलना में प्रमोद जी एक नॉन कंट्रोवर्शियल हैं, प्रमोद जी की जो एक इमेज है वो बेदाग है, और प्रमोद जी किसी भी तरह के प्री कंसेप्ड आइडियाज़ या नोशन से ग्रसित नहीं है। तो शायद इसीलिए आपके हाथ में गोवा जैसे एक शोकेस है इंडिया का, एक ग्लैमरस स्टेट की कमान दी गई। क्या आप सोचते हैं कि जिस तरह से गोवा जाना जाता था मौज मस्ती के लिए, उसकी पार्लर, स्पा, बार, डिस्को, उसको दोबारा फिर वापस लाने के बारे में क्या सोच रहे हैं? क्योंकि कोर्ट के आदेश से आपके पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र में शुरू हो गया है, मुंबई में शुरू हो गई है, बहुत सारी चीज़ें गोवा में बंद हो गई थी किन्हीं कारणों से। क्या दोबारा आप उसको कुछ टर्म कंडीशन लगा के क्या शुरू करने पर सोच रहे हैं? सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि कम से कम आपने मेरी एक अच्छी इमेज पोर्ट्रेट की, जो कि आपने मेरे ऊपर भरोसा किया, जैसे कि मेरे पार्टी ने मेरे ऊपर भरोसा किया, मेरे सभी एमएलए लोगों ने मेरे ऊपर भरोसा किया, और गोवा की आगे की जो 2 साल 3 साल की यहाँ का जो टर्म था वो पार्टी ने मुझे नेतृत्व करने के लिए मुझे मुख्यमंत्री पद पे चुना। मैं आपको एक बात जरूर कहूंगा कि गोवा हमेशा टूरिस्टिक प्लेस के जाना जाता है, और टूरिज्म दैट इज द अट्रैक्शन फॉर द यूथ, अट्रैक्शन फॉर द फॉरेन टूरिस्ट, अट्रैक्शन फॉर द नेशनल टूरिस्ट। और जो टूरिज्म रिलेटेड एक्टिविटीज है उनको बढ़ावा देना हमारा काम है, और हमेशा टूरिज्म रिलेटेड एक्टिविटी जो कायदे के इसमें आता है उसको बढ़ावा देके यहाँ की टूरिज्म इंडस्ट्री किस तरह से बढ़े, इनका प्रमोशन हर वक्त सरकार ने किया है। इसीलिए मैं इतना जरूर कहूंगा कि जो जो एक्टिविटीज जो अलाउड है टूरिज्म रिलेटेड हमारे पूरे एक्ट के अंतर्गत, उन्हें हमें हमेशा प्रोत्साहित किया है। इसके सिवा हम अभी इसके बाद भी यानी कल्चरल टूरिज्म, हेरिटेज टूरिज्म, मेडिकल टूरिज्म, इनको प्रमोट करने की हमारी कोशिश है, और हमने ऑलरेडी हम स्टेप ले चुके हैं कि मेडिकल टूरिज्म बढ़ावा देने के लिए जो कायदे में दुरुस्ती करनी थी वो भी हम कर चुके हैं। यहाँ पे
एजुकेशन रिलेटेड टूरिज्म भी, जैसे कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आ जाए, इसके लिए भी हम प्रोत्साहित करते हैं। अभी तक यहाँ पे एनआईटी की एस्टैब्लिशमेंट हो चुकी है, यहाँ आईआईटी के लिए एस्टैब्लिशमेंट हो चुकी, यहाँ आयुष के रिसर्च इंस्टीट्यूट यहाँ पे एस्टैब्लिश होने वाला है। यहाँ पे मोपा इंटरनेशनल न्यू एयरपोर्ट यहाँ पे जो आ रहा है, विच इज द ग्रीनफील्ड एंड विच इज एयरपोर्ट यहाँ पे एस्टैब्लिश हो रहा है, विच इज द कार्गो एयरपोर्ट ऑल्सो। तो इसी तरह से गोवा की इमेज एक अच्छी तरह से पोर्ट्रेट करे, यानी इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पे आए। इसीलिए मेरी इस टेन्योर में यही टूरिज्म बढ़ावा देने के लिए हमेशा मेरी कोशिश रहेगी। प्रमोद जी, देखा गया है कि गोवा में जो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी रही है या जो हॉर्स ट्रेडिंग देखने को मिलता रहा है, उसके पीछे माइनिंग माफिया या माइनिंग लॉबी का भी एक बहुत बड़ा रोल रहता था। और माइनिंग जो लॉबी है वो चाहती है कि उसको अपने ढंग से बगैर किसी रोक टोक के जहां वो चाहें वहां माइनिंग करने की उनको छूट दे दी जाए। जब पिछले दिनों नितिन जी गए थे और वहाँ सरकार बदल रही थी और आपकी ताजपोशी हो रही थी, उस समय भी गोवा की माइनिंग लॉबी ने नितिन गडकरी जी से बात की थी और संभवतः नितिन जी ने कहा था कि उनकी जो प्रॉब्लम है उस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा। अब सुनने में आ रहा है कि वे लोग फिर आपसे और केंद्रीय नेतृत्व से इनडायरेक्टली दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनको थोड़ी छूट दिया जाए। तो क्या आप इस बात के पक्षधर हैं कि वहाँ के इकोलॉजिकल बैलेंस की चिंता किए बगैर, वहाँ के फॉरेस्ट लॉज, इन्वायरमेंट की चिंता किए बगैर उनको खुश करने के लिए उनको कुछ रियायत दी जानी चाहिए? पहले तो आपकी बात गलत है, क्योंकि किसी के प्रेशर के अंडर ये सरकार चलती नहीं है। मैं आपको एक बात पहले बताता हूँ, क्योंकि जब मैं मुख्यमंत्री बना उसके बाद में मेरे ऊपर भरोसा करके कांग्रेस से 10 एमएलए, मेरी लीडरशिप के ऊपर भरोसा करके कांग्रेस से 10 एमएलए खुद होके भारतीय जनता पार्टी के पास, मेरी सरकार गवर्नमेंट स्ट्रांग करने के लिए चले आए हैं। इनका कोई माइनिंग वालों किसी का दबाव नहीं था। आज के दिन भी जो लीगली अलाउड है और विच इज इन द स्टेट परव्यू, जो सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट को पावर दी है, उतना ही माइनिंग हमने माइनिंग कंपनी को करने के लिए अलाउ किया है। और जैसे ही मैंने आपको पहले ही कहा कि गोवा एक बहुत छोटी स्टेट है और यहाँ से आयरन ओर माइनिंग चलता है, बाकी माइनिंग नहीं है। और यहाँ से ज्यादा करके लो ग्रेड आयरन ओर मिलता है। आज तक जब से हम 1961 से लेके आज तक, जब से हम इंडिपेंडेंस हुए हैं, 14 साल के बाद, भारत स्वतंत्र होने के बाद, तब से उससे पहले भी यहाँ से माइनिंग चलती थी। और यहाँ से लो ग्रेड माइनिंग और ऑलवेज इट इज एक्सपोर्टेड टू द फॉरेन कंट्रीज, इधर फॉर द चाइना, ऑस्ट्रिया, फॉर द डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। क्यों? क्योंकि यहाँ के लो ग्रेड आयरन और यहाँ के इंटरनल कंजम्पशन के लिए बहुत कम यूज हो जाती है। इसीलिए गोवा में दो ही प्लांट रहेंगे कि जो इंटरनल कंजम्पशन करते हैं। तो हमेशा गोवा की इकोनॉमी माइनिंग के ऊपर डिपेंड रही है। आधा से ज्यादा गोवा माइनिंग के ऊपर डिपेंड रह चुका है। इसीलिए लोगों की कंटिन्यूस प्रेशर रहता है कि जो माइनिंग पहले से चालू था वो लीगल माइनिंग वापस से फिर से चालू करे। और गोवा के लिए गोवा एबॉलिशन एक्ट बोल के पहले से जो एक्ट एग्जिस्टेंस में था, इसीलिए हमारी कोशिश यही है कि लीगल माइनिंग चालू होने के वास्ते एक सरकार का प्रयास चल रहा है। नॉट नाउ, 12 से लेके आज 2012 से लेके आज तक कि कंटिन्यूसली माइनिंग, लीगल माइनिंग लीगल वे से चलनी चाहिए। सरकार का प्रयास यही है कि जब तक माइनिंग नहीं चलेगी, जहां से एक्सपोर्ट ज्यादा से ज्यादा हो सकता है, तो गोवा स्टेट ज्यादा से ज्यादा आयरन ओर एक्सपोर्ट रह सकता है। जैसे कि केंद्र सरकार की नीति है कि ज्यादा से ज्यादा निर्यात करे, तो मुझे लगता है कि यहाँ का आयरन ओर जो एक्सपोर्ट हो सकता है। इसीलिए हमारी फिर से एक बार केंद्र सरकार से यही कोशिश है कि लीगल वे से माइनिंग फिर से एक बार स्टार्ट होनी चाहिए, क्योंकि इकोनॉमिक बूस्ट देने के लिए यही तो एक बिग इंडस्ट्री है इस कोविड के महामारी में जो चल सकती है। और यहाँ को राहत जो मिलनी चाहिए लोगों को, वो राहत देने के लिए ही लोगों की कंटिन्यूसली लोगों की डिमांड है, नॉट ओनली द गवर्नमेंट डिमांड, लोगों की डिमांड है। वही डिमांड हमने केंद्र सरकार के सामने रखी है। मैं खुद चुन के आता हूं एक माइनिंग कॉन्स्टिट्यूंसी से, माइनिंग बेल्ट से। मुझे मालूम है वहां के लोगों की स्थिति क्या है,
यही मैं जानता हूँ। इसीलिए द कंटिन्यूअस रिप्रेजेंटिंग फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू स्टार्ट विद द लीगल माइनिंग बाय टेकिंग समथिंग whichever way which is possible, either in the legislative way, other in the judicial way. प्रमोद जी, दो बात आपसे थोड़ा साफ करना है। पहली बात तो ये कि मैंने जो सवाल पूछा था उस मेरी जानकारी का आधार आपका भारत सरकार का माइनिंग मंत्रालय ही था, और माइनिंग मंत्रालय की तरफ से ही लगातार जानकारी हम लोगों को मिलती रही है कि राज्य सरकार के कुछ जनप्रतिनिधियों की तरफ से बार बार प्रेशर आ रहा है राज्य सरकार पर भी, और राज्य सरकार के जरिए केंद्र सरकार तक, कि माइनिंग को थोड़ा और ढील दिया जाए। तो इसलिए मेरे सवाल का आधार वो था, वो सवाल मेरा कहीं से भी निराधार नहीं था। दूसरा, जहाँ तक आपकी इंटीग्रिटी का सवाल है, हमने पहले ही कहा कि आपकी छवि जितना हम लोग जानते हैं आपके बारे में, गोवा की राजनीति के बारे में, थैंक यू। मैं कई बार गोवा के चुनावों को कवर कर चुका हूँ। जब भी गोवा में चुनाव हुए हैं, असेंबली हो या लोकसभा के चुनाव जब होते हैं तब भी, तो जितना हमारे पास फीडबैक रहा है गोवा के नेताओं के बारे में, उसमें आपको लेके जो मेरा निजी राय रहा है कि आपकी एक बहुत ही बेदाग छवि है और आप यू आर अ मैन ऑफ इंटीग्रिटी। तो इसलिए आपके निजी उस पर तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये सच है जिसको कि आपने भी माना अभी अपने जवाब में, कि आपने भी चिट्ठी लिखी है भारत सरकार को कि गिवन सिचुएशन में माइनिंग को थोड़ा और रिलैक्सेशन अगर मिलेगा तो उसे आपकी इकोनॉमी बूस्ट होगी। इसलिए मेरा ये सवाल था। दूसरा एक और सवाल है कैसीनो से जुड़ा हुआ, गैम्बलिंग से जुड़ा हुआ। तो गैम्बलिंग और कैसीनो के वजह से भी एक्सचेकर को काफ़ी बूस्टर मिलता है, उसमें इकोनॉमी में इजाफा होता है। तो क्या गोवा में एक बार फिर कैसीनो की इजाज़त देंगे? क्योंकि बहुत सारे टूरिस्ट हैं, अपने देसी टूरिस्ट हैं जो कि मकाऊ जाते हैं या बाकी उन डेस्टिनेशन पर जाते हैं जहाँ की कैसीनो की छूट है और उनको हर तरह से वहाँ सुविधाएं मिलती हैं। आपने जैसे कहा कि फिर से एक बार परमिशन देंगे, यहाँ से फिर से परमिशन देने की कोई जरूरत नहीं है। कैसीनो को ऑलरेडी परमिशन पहले से है कि कैसीनो यहाँ से 2007 से पहले से यहाँ पे चल रहे हैं। अभी सिर्फ कोविड के महामारी में कैसीनो कुछ 3 महीने के लिए बंद है। उनका रिन्यूअल तो कंटिन्यूसली 6-6 महीने के बाद उनका रिन्यूअल होता है और एक साल का लाइसेंस उनको कंटिन्यूसली यहाँ पे मिल जाता है। इट इज एन सी बेस्ड ऑफशोर कैसीनो एंड ऑनशोर कैसीनोज, जैसे कि होटल बेस्ड कैसीनोज है, उनको भी परमिशन उसी तरह से पहले से कंटिन्यूसली इट इज फॉर लास्ट मोर देन 15 ईयर्स यहाँ पे कैसीनो जो टूरिज्म बेस के वास्ते यहाँ पे कंटिन्यू है। और इसके वास्ते कुछ रेवेन्यू जो है गवर्नमेंट को, एक्सचेकर में गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिल जाता है। प्रमोद जी, आखिरी सवाल मेरा मछुआरा जो कम्युनिटी है उससे है, और ख़ास तौर से मछली उद्योग में जो लोग लगे हैं उनके बारे में है कि उनके लिए क्या कोई अलग से रोड मैप है उनके डेवलपमेंट के लिए या उनकी इकोनॉमी को और स्ट्रेंथन करने के लिए? आपने जैसे बताया कि यहाँ से ढेर सारे लोग जो फिशिंग इंडस्ट्रीज में है, फिशिंग बिजनेस में है, तो उनके लिए एक्चुअली अभी जो ब्लू रेवोल्यूशन या ब्लू इकोनॉमी के बारे में केंद्र सरकार जो बात कर रहे हैं, वही सारे यानी अच्छी तरह से स्कीम यहाँ पे इम्प्लीमेंट की जाए तो बहुत अच्छा बिजनेस यानी इस लाइन में लोगों को है। यहाँ से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का भी मच्छी बिजनेस में बहुत, यहाँ से नॉट ओनली इन द कंट्री बट इट इज टू एक्सपोर्ट टू आउटसाइड ऑल्सो द कंट्री। इसीलिए हमारी कोशिश यही है कि इस बिजनेस को थोड़ा सा बढ़ावा दिया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा इस बिजनेस में ज़्यादा लोग इस बिजनेस में आए। तो यहाँ से फिर से एक बार, जैसे कि आयरन और एक्सपोर्ट होता है, यहाँ से फिश भी अच्छी तरह से एक्सपोर्ट हो सकती है। प्रमोद जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से बात करने के लिए। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।